नमस्कार। 5 राज्यों के चुनावी मूड के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। 5 राज्यों का ये चुनावी मूड इस साल का आखिरी है। जी, चुनावी राज्यों में घमासान तो शुरू हो चुका है। जोड़ तोड़ से लेकर सियासी गुणा गणित सभी लगाए जा रहे हैं। बारी बारी से हम 5 चुनावी राज्यों का नंबर बताने वाले हैं आपको कि अभी किसे कितनी सीट मिल सकती है। चुनावी आंकड़ों को अलग अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए हमारी सहयोगी शिरीन हमारे साथ मौजूद रहेंगी लगातार डेटा सेंटर से। और हमारे साथ चुनावी राज्यों के अलग आप देख सकते हैं शिरीन डेटा सेंटर से जो हर आंकड़ा आप तक पहुंचाएंगी। किस चुनावी राज्य में कौन सत्ता में आ रहा है, किसकी कुर्सी जा रही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी सरकार बनने जा रही है, इससे जुड़ा हर बड़ा आंकड़ा शिरीन आप तक पहुंचाएंगी। और साथ ही साथ हमारे साथ आपको यह भी बता दें कि चुनावी राज्यों से अलग अलग इलाकों से रिपोर्टर्स तो हैं ही, चुनावी राज्यों की नब्ज को समझने वाले एक्सपर्ट्स भी हैं। स्टूडियो में आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर, पंकज झा, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी, सीएसडीएस में प्रोफेसर अभय दुबे हैं हमारे साथ। और कुछ ही देर में हमारे साथ ये सी वोटर का सर्वे करने वाले, सी वोटर के संस्थापक दुबई से यशवंत देशमुख भी जुड़ेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप देख रहे हैं हमारे साथ आलोक भट्ट साहब मौजूद हैं। और साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको डेटा सेंटर लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं शिरीन से ही कि सबसे पहले उनके पिटारे में आखिर है क्या। शिरीन। शुक्रिया रोमाना आपका। तो देखिए, क्योंकि आज बड़ा दिन है, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 5 राज्यों में आखिर किस तरीके से जनता का मूड कहता क्या है। लेकिन आप सबसे पहले देख लीजिए मैं कहां पर हूं। मैं इस वक्त ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास खड़ी हूं। आपको दिखाई दे रहा है मेरे पीछे लक्ष्मण झूला। देवभूमि की ये पहचान रही है उत्तराखंड की। मतलब समझ गए होंगे कि पहली बात हम जिस राज्य की करने वाले हैं वो है देवभूमि यानी कि उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड के आंकड़े क्या कहते हैं, सबसे पहले हम वो दिखाने जा रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड भंग किया जा चुका है, तो ऐसे में क्या है उत्तराखंड का चुनावी मूड, जनता किसे आखिर चुनने जा रही है, जनता के मन में चल क्या रहा है। सी वोटर के सर्वे में हमने यही जानने की कोशिश की है, देवभूमि में आखिर जनता क्या सोच रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं। तो देखिए सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, 70 विधानसभा सीटें और सीटों के लिहाज से 40% यहां पर जो सीटें हैं वो जो वोट है वो बीजेपी को जाता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो कांग्रेस दूसरे नंबर पर 36% वोटों के साथ दिखाई दे रही है। और अब चूंकि इस बार मैदान में आम आदमी पार्टी भी है तो 13% वोट आम आदमी पार्टी के खाते में जाते दिखाई दे रहे हैं और अन्य के खाते में 11% वोट जाता दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। वोटों के हिसाब से कुल 70 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में और उत्तराखंड का ये वोटों का गणित फिलहाल ये कहता है जो सी वोटर के सर्वे में दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं आखिर किसे कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। तो देखिए यहां पर सी वोटर के सर्वे के मुताबिक इन 70 सीटों का आखिर क्या कहता है, चुनावी मूड आखिर लोगों का कह क्या रहा है। तो बीजेपी की अगर सबसे पहले बात करें तो 33 से 39 यहां पर जो सीटें हैं वो बीजेपी को सीधे जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कांग्रेस की करें तो 29 से 35 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। लोगों से इस बातचीत के दौरान हमने आम आदमी पार्टी के बारे में जब पूछा तो 1 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 0 से 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। तो ये सीटें और वोटों का ये आंकड़ा फिलहाल दिखाई दे रहा है इस सर्वे के दौरान। रोमाना अब आप बताइए कि आखिर क्या फर्क आपको नवंबर और आज के इन आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। शुक्रिया शिरीन। तो आइए जरा दर्शकों को अब बताते हैं कि आखिरकार एक महीने में जो चुनावी तस्वीर है उत्तराखंड की वो कितनी बदली है। अब आपके सामने आंकड़ा आने वाला है उत्तराखंड का, क्योंकि ये हर महीने हम आप तक चुनावी सर्वे पहुंचा रहे हैं। तो नवंबर के मुकाबले दिसंबर की अगर बात की जाए तो नवंबर में बीजेपी को 36 से 40 सीटें जा रही थी और आज बीजेपी के खाते में 33 से 39 सीट जाते हुए मतलब सिर्फ 1 सीट का यहां पर नुकसान हो रहा है पिछले महीने के मुकाबले। वहीं कांग्रेस जिसे पिछले महीने 30 से 34 सीटें जिसके खाते में जा रही थी, इस महीने 29 से 35 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई यहां पर नजर आ रही है। मतलब कांग्रेस का जो दायरा है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ, वही जो जरा सा नुकसान बीजेपी को, वही जरा सा फायदा यहां पर कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी पिछले महीने 0 से 2 पर थी, इस महीने 1 से 3 आम आदमी पार्टी यहां जरा सी बढ़ोतरी के साथ और अन्य के खाते में पिछले महीने भी 0 से 1, इस महीने भी 0 से 1। तो कुल मिलाकर ये नवंबर और दिसंबर 2 महीनों का ये पूरा का पूरा सीटों का फासला आपने देखा किस हद तक बदला है। ज्यादा बड़ा बदलाव है नहीं, इतना जरूर है कि बीजेपी लीड लेती हुई यहां पर जरूर नजर आ रही है उत्तराखंड राज्य में। और जमीन
जमीन पर क्या है ग्राउंड जीरो पर सियासी नब्ज समझने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हरिद्वार से हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, बिल्कुल रोमाना, क्योंकि शिरीन ने जो बात की कि वो ऋषिकेश में दिखा रही थी, लेकिन यहाँ क्योंकि मैं हरिद्वार में हूँ तो पहले जयकारे लग रहे हैं। क्या जयकारे लगा रहे थे आप लोग? गंगा मैया का जयकारा लगाने के लिए। गंगा मैया की जय, हर 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 महादेव, जयकारा वीर बजरंग। देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, तो इसकी शुरुआत अगर जो जयकारे से हो रही है तो समझा जा सकता है। और ये वो लोग हैं जो कि मतदाता भी हैं और ये वो लोग हैं जो अलग अलग पार्टियों को समर्थन कर रहे हैं। इन्हीं लोगों से अब बात करते हैं सीधा। सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं, क्योंकि वो जो इस वक्त बड़ी पार्टी नजर आ रही है इस चुनावी ये जो हमारा सर्वे हुआ है। आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए कि 35 से 39 के बीच में आंकड़ा दिख रहा है, यानी कि पार्टी तो बात कर रही है 60 से ज्यादा सीटें, 60 का अब की बार 60 पार, लेकिन यह आंकड़ा तो 40 के नीचे ही अभी दिख रहा है। नहीं, आंकड़ा तो कुछ भी होता रहे, वैसे जो 60 का नारा है वो 60 से 70 भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस उपलब्धियों से काम कर रहे हैं कि जैसे आप फ्लाईओवर देख लीजिए, पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। ऐसे 60 आप जो है कहाँ जो 30, 35, 40 के बीच में बात हो रही है, 60 का नारा कैसे वो मुकम्मल होगा? 60 का हमारा विकास कार्य में कोई कमी नहीं है। हमने हरिद्वार को मेडिकल कॉलेज दिया, अभी जो है रिंग रोड पास हुई है, एक कॉलेज दिया गया है बच्चों की शिक्षा के लिए, अन्य सुविधाएं दी गई हैं। इसलिए अन्य सुविधाएं दी गई हैं, ये विकास की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा, ये भी समझ में आ रहा है। आपसे जानना चाहूंगा, आप तो कांग्रेस को जो सपोर्ट कर रहे हैं, कहां कांग्रेस लड़ाई में है? क्योंकि यहाँ का जो इतिहास है, एक बार जो है जो सत्ता में होता है वो अगले बार बदल जाता है, लेकिन क्या इस बार वो जो इतिहास रहा है वो भी बदलने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको बता दूं, इनके पास नरेंद्र मोदी के सिवाय और कोई चेहरा नहीं है। इनके पास 3 झापू हैं। इन्होंने पहला त्रिवेंद्र सिंह रखा, इसके बाद इन्होंने तीरथ सिंह रखा, उसके बाद अब ये लाए हैं पुष्कर सिंह धामी जी। और चूंकि चुनाव नजदीक हैं, इनको डर था कि कहीं हम हार ना जाएं, इन्होंने धड़ाधड़ फैसले लिए। देवस्थानम बोर्ड रद्द, ये रद्द, वो रद्द, मेडिकल कॉलेज, रिंग रोड, मानते हैं कि धड़ाधड़ जो फैसले लिए गए वो इनके पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी से बचने का ये तरीका। हवाई बातें हैं भाई साहब। यहाँ 2011 में पुस्तकालय भी बना था, जिसकी केवल आज तक एक दीवारी खड़ी है, पीछे घासें हैं। माननीय हमारे जो शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी का विकास है, आप जाके हाईवे देखिए, बनता है 2 महीने में बह जाता है, 2 बारिश नहीं झेल पाता हाईवे। विकास बीजेपी का विकास नहीं, विनाश का नाम विकास रखा है बीजेपी ने। और निश्चित रूप से सरकार बदलने जा रही है, इस बात को आप लिख लीजिए। ये घोटालों की सरकार है बीजेपी की सरकार। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अभी तक जो मुकाबला होता था वो बीजेपी और कांग्रेस में होता था, लेकिन इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आ गए हो, उन्होंने कई घोषणाएं कर दी हैं। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आ गए, उन्होंने कहा कि हम जो है जिस तरीके से दिल्ली में विकास किया है वो हम यहाँ करेंगे, हम मुफ्त 300 यूनिट बिजली देंगे। तो दिल्ली वाला मॉडल उत्तराखंड में चलेगा? देखिए, केजरीवाल की तो बात मैं इतनी कहना चाहूँगा, उनके पास खोने के लिए तो यहाँ कुछ है नहीं, तो इसलिए वो यहाँ पर वादों की झड़ियाँ लगाएंगे, लेकिन वो करेंगे कुछ नहीं। दिल्ली में जिस तरह की जनता परेशान है वो दिल्ली वाले भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हम भी दिल्ली जाते हैं। वहाँ टेम्पो यूनियन जो है वो किस तरह उनका विरोध करती है, वहाँ के जो वर्कर्स वो किस तरह विरोध करते हैं। तो केजरीवाल को तो आप भूल ही जाइए, यहाँ कुछ केजरीवाल का। अगर हम बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की, तो आपसे जानना चाहूंगा कि ये बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली का विकास है वो यहाँ कर देंगे, क्या वाकई में मतदाता, एक आम मतदाता उनकी इन बातों पर यकीन कर रहा है? क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं आम आदमी पार्टी। नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ खाली कांग्रेस और बीजेपी रहती है, और बीजेपी और कांग्रेस ही रहेगी, यहाँ कोई पार्टी नहीं कभी कुछ कर पाएगी यहाँ। तो फिर अब सवाल ये उठता है, तो कांग्रेस क्या वाकई में, क्योंकि जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, 2014 में 5 की 5 लोकसभा सीटें जीती, 2017 में 57 सीटें जो कि इससे पहले नहीं हुआ था, 2019 में 5 की 5 लोकसभा सीटें, तो क्या 2022 में भी कांग्रेस कहीं नहीं नजर आएगी? ऐसा तो कहना बिल्कुल ही मेरे हिसाब से ना समझी है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र तभी है जब उसमें एक मजबूत विपक्ष हो। और तो मतलब आप क्या ये मान रहे हैं कि विपक्ष की जो राजनीति करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे? केंद्र में पूर्ण रूप से सत्ता में आके राजनीति करेंगे, विपक्ष में बीजेपी को बिठाएंगे और विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जाएगा। जिस तरह से बीजेपी करती है, किसी ने बयान दिया उसको जेल में भेज दो, किसी ने पोस्टर लगाया उसको जेल में भेज दो, तानाशाही चल रही है देश में।
के बीच में हमको पीछे तस्वीरें एक बार जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं हर की पैड़ी पर, और हर की पैड़ी पर यहाँ पर कुछ देर पहले ही गंगा आरती हुई है। तो दोनों ही जो पक्ष है, फिर चाहे वो बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के हो या फिर आम आदमी पार्टी के समर्थक, सबके अपने अपने दावे। जी रोमाना। बिल्कुल, तो मनोरम दृश्य ये हरिद्वार से, और वहां पर ये हरिद्वार के लोगों के मन की बात जो अंकित गुप्ता हम तक पहुंचा रहे थे। और सीधे ये जो सर्वे के आंकड़े आए हैं, इस पर रिएक्शन के लिए अलका लांबा, कांग्रेस की तरफ से तो ट्रम्प कार्ड अपना हरीश रावत भी उत्तराखंड के चुनावी मैदान में उतार दिए गए, लेकिन तब भी लीड बीजेपी की काफी ज्यादा कांग्रेस के मुकाबले पिछड़ रही है कांग्रेस। रोमाना, 16 दिसंबर को श्री राहुल गांधी जी उत्तराखंड की पवित्र धरती पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद एक सर्वे और करवा लीजिएगा, जिन्हें अपने शासन में 3-3 मुख्यमंत्री बदलने के लिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी खत्म करना था, वो हो नहीं रहा है। एक ही महीने में एक सीट और उन्होंने गंवा दी। और मैं तो बार बार कह रही हूँ, आज भी मानते हैं मुकाबला सीधे तौर से भाजपा से है, ना कि भाजपा की बी टीमों से है। उस बी टीम को जो वोट 13% आप दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ वोट एंटी इनकम्बेंसी का बढ़ता हुआ दिखा रहा है। तो भाजपा कोशिश कर रही है उनकी बी टीम में आए, और वो जो एंटी वोट है, महंगाई 1000 रुपए से ऊपर आज सिलेंडर है, उत्तराखंड की महंगाई से लोग त्रस्त है, और बेरोजगारी दूसरा मुद्दा है। ठीक है, लेकिन तो ये आलोक भट्ट से रिएक्शन लेते हैं। आलोक भट्ट, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अलका लांबा भी कर रही है कि सर्वे के अंदर आम आदमी पार्टी 13% वोट शेयर और सीट 1 से 3 आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। क्या इसी के दम पर, आम आदमी पार्टी के जोर पर, क्या बीजेपी उत्तराखंड में सत्ता वापसी का ख्वाब सजा रही है? नहीं, मेरे को नहीं लगता है, गलत बात है। क्योंकि इसमें एक सिंपल सी, पहले तो उन्होंने जो बात बोली कि राहुल गांधी की सभा के बाद, मेरे को लगता है कि बीजेपी भी पक्का राहुल गांधी की सभा की वेट कर रही होगी, क्योंकि सबको मालूम है कि राहुल गांधी की सभा के बाद क्या माहौल बदलता है, तो वो तो सभी जानते हैं। दूसरा, जो बात आम आदमी पार्टी की हो रही है, आम आदमी पार्टी का जो इंडियन पॉलिटिक्स में जो उनका जिस तरह से वो लोग आए हैं और जो उनका चल रहा है, वो कांग्रेस की, वो एक तरह से कांग्रेस के पतन को दिखाता है। कांग्रेस जितना जितना गिरेगी नीचे, उतना उतना ऊपर आएंगे। वो ये कांग्रेस का और इनका अपना है। लेकिन दूसरी जो बात यहाँ पे सुन लीजिए आप, अरे अलका लांबा जी, इनको बंद, भाजपा को फायदा और कांग्रेस को नुकसान होता है। अरे तो आप आम आदमी पार्टी के दम पे चुनाव लड़ेंगे क्या? मैं जो आपको बात उसका आंसर दे रहा हूँ ना, बीजेपी उनके दम पर लड़ रही है, जो आप अरे आप चुप रहिए। ठीक है, एक एक करके भाई अब पलट कर, तो अलका लांबा आपसे भी ये पूछा जा सकता है ना कि सत्ता विरोधी वोट अगर है तो उसको कंसोलिडेट कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है? सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि ऑपोजिशन जो है उसको बतौर ऑपोजिशन कांग्रेस क्यों नहीं उसको गोलबंद कर पा रही है? रोमाना मेरे को इनका जवाब देने दीजिए, रोमाना इनका जवाब देने दीजिए, जो बात का जवाब है। जल्दी से देखिए, मुझे एक बार फिर से जरा सा डेटा सेंटर लेकर चलना पड़ेगा आपको। यहाँ डेटा के अंदर अभी तक उत्तराखंड में सरकार भले ही बीजेपी की बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी ने उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं इन 5 सालों में। ऐसे में मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर उत्तराखंड में चेहरा किसका? आइए जरा इसका जवाब जानते हैं शीरीन से। डेटा सेंटर आपको सीधे लेकर चलते हैं शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, देखिए आप डेटा सेंटर में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर उत्तराखंड में चेहरे को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। देवभूमि में आखिर देखिए, लोगों को विकास भी चाहिए, लोगों को आपदाओं से सुरक्षा भी चाहिए, और लोगों को एक मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर आखिर लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए, ये घंटियों की आवाज आप सुन रही है ना रोमाना, कहते हैं उत्तराखंड में ये कभी नहीं थमती। ये आवाज, इसकी गूंज हर उत्तराखंड के कोने से सुनाई देती है। तो चलिए अब उस सवाल का रुख कर लेते हैं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की पसंद कौन है। तो सबसे पहले हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रह चुके हैं, 33% पसंद हरीश रावत को करते हैं। और पुष्कर सिंह धामी, नई जिम्मेदारी मिली है, लेकिन 27% लोग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को पसंद करते हैं। 18% के साथ अनिल बलूनी यहां पर तीसरे नंबर पर हैं, जो लोगों की पसंद बने हुए हैं। और उसके बाद कर्नल कोठियाल का जिक्र कर लें तो 9% लोगों की पसंद कर्नल कोठियाल है, और 13% अन्य जो कि कोई और चेहरे के बारे में सोच रहे हैं। तो ये उत्तराखंड के लोगों की पसंद है, जिसमें सबसे आगे 33% के साथ रोमाना हरीश रावत दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अब मुझे लगता है जरा नजर डाल लेनी चाहिए हमें कि पिछले महीने की सियासी तस्वीर क्या थी, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जो पसंद उभर कर आ रही थी पिछले महीने उत्तराखंड में और इस महीने, उसमें क्या तब्दीली हुई है। और तब्दीली ये हुई है कि हरीश रावत की जो लोकप्रियता है वो पिछले महीने के मुकाबले बढ़ गई है। पिछले महीने नवंबर में हरीश रावत की लोकप्रियता 31%, इस महीने बढ़कर 33% पर पहुंच गई है। पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता में 1% की गिरावट, पिछले महीने 28%, इस महीने लेकिन इसमें 1% की गिरावट
गिरावट आई है, 27% ये नजर आ रही है। ऐसे में मुझे लगता है प्रदीप जी को इस पर जवाब देना चाहिए। प्रदीप जी, अमूमन जो सर्वेज होते हैं उसमें सिटिंग सीएम लोकप्रियता के मामले में बाजी मारते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहां हरीश रावत और बढ़त लगातार बनती हुई। जब सिटिंग सीएम की बात आती है तो दरअसल 5 साल के कार्यकाल की बात आती है जी। ये तो मुझे लगता है 5 महीने भी नहीं हुए कार्यकाल को, तो सीएम से इनकी और सामने कौन है? हरीश रावत, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता हैं, नारायण दत्त तिवारी के बाद सबसे बड़े कद के नेता हैं। तो ऐसे में ये तुलना अगर उसके आसपास भी आ रहे हैं तो मुझे लगता है ये पुष्कर सिंह धामी की उपलब्धि है कि 5 महीने में यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये निश्चित रूप से जो उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले की स्थिति थी उसमें ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की हार तो तय ही है और बुरी हार तय है। अब ये लग रहा है कि कंटेस्ट है, क्लोज कंटेस्ट है और सर्वे आपका बता रहा है कि बीजेपी आगे है। तो ये मुझे लगता है कि 5 महीने की उपलब्धि देखी जानी चाहिए पुष्कर सिंह धामी की। उससे पहले की सरकार पर जाएंगे आप बीजेपी की 2 मुख्यमंत्रियों की तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा, उसमें बीजेपी नीचे ही जाती हुई मिलेगी। जी अच्छा, राजकिशोर जी, कि आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जिस बात का जिक्र यहां पर कर रहे थे प्रदीप जी, कि लोकप्रियता के मामले में और इतने कम समय में अगर पुष्कर सिंह धामी इतने लोगों की पसंद बन रहे हैं तो ये उनकी उपलब्धि के तौर पर देखा जाए? बिल्कुल, मैं खुद आश्चर्यचकित हूं कि 5 महीने में अगर पुष्कर सिंह धामी, जिनका ऐसा कोई अतीत नहीं, और सामने बिल्कुल सही बात है कि हरीश रावत एक ऐसा नेता है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भगत सिंह कोश्यारी के अलावा हरीश रावत एकमात्र ऐसे नेता होंगे जो पैदल हर गांव तक पहुंचे होंगे। और हरीश रावत का राष्ट्रीय कद भी अच्छा खासा है और वो मुख्यमंत्री वहां पर रह चुके हैं, और कैसे वो हटे और कैसे हटाए गए और वो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हों, लेकिन हरीश रावत निश्चित तौर पे अगर कद की तुलना करें तो कोई समानता नहीं है। उसके बाद भी अगर ये आंकड़ा है तो कह सकते हैं कि धामी को खुश होना चाहिए। तो मतलब पंकज जी, उत्तराखंड में जो बीजेपी की धरती बचाने में धामी कामयाब हो रहे हैं, इसे धामी की धमक माना जाएगा फिर? नहीं, मुझे नहीं लगता। और एक बात जो हम सब लोग भूल रहे हैं कि अगर पिछले बार के आंकड़े को देखें, इस बार के आंकड़े को देखें तो हरीश धामी की लोकप्रियता कम हो रही है। आप थोड़ा सा हट के पंजाब चले जाइए, चरणजीत सिंह चन्नी को कौन जानता था? आज की तारीख में लोग बता रहे हैं सिद्धू से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। तो ऐसा भी नहीं कि हरीश धामी को ही बता दिया जाए कि बीजेपी। चन्नी और सिद्धू तो एक ही पार्टी में है ना, यहाँ तो आमने सामने वाली पार्टी का मामला है, कंपैरिजन कैसे हो सकता है? वहाँ तो बीजेपी का मामला नहीं है, इसीलिए मैं ये नहीं मानना चाहिए कि बीजेपी की कामयाबी का और जब बढ़ता हुआ है तो उसके लिए धामी को दे देना चाहिए। उसके पीछे की और भी वजह हो सकती हैं, पर हाँ ये है कि पिछले जो 2 मुख्यमंत्री रहे, खासतौर से इससे पहले जो तीरथ सिंह रावत, उसके मुकाबले लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी की जो स्वीकार्यता है वो बढ़ी है। ठीक है। और कोठियाल साहब, अभय दुबे जी, आम आदमी पार्टी ने सीएम उम्मीदवार बड़े शौक से उत्तराखंड में अनाउंस कर दिया, लेकिन उनकी लोकप्रियता 9% पर बनी हुई है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में क्या वोट कटवा बनती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, वो आंकड़े तो बताते हैं कि वहां पर लड़ाई त्रिकोणात्मक नहीं है, ठीक है, और सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। आम आदमी पार्टी की जो उपस्थिति है वो एक तरह से इसको मार्जिनल कहते हैं, बहुत मामूली सी उपस्थिति है, और जैसे जैसे ये चुनावी लड़ाई आगे बढ़ेगी मुझे लगता है उनकी उपस्थिति और कम हो जाएगी और लड़ाई और भी ज़्यादा सीधी होती चली जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा इस लड़ाई में फ़र्क डाल पाएंगे। आमतौर पर चुनावों में होता यह है कि जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे ही जो छोटे खिलाड़ी हैं उन छोटे खिलाड़ियों की हैसियत गिरती चली जाती है, बशर्ते वो कोई ऐसा चमत्कार न करें या उनकी स्थिति में अचानक कोई बहुत बड़ा उछाल आए। ठीक है, एक बात और है कि ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अब एक बार फिर से हम ग्राउंड जीरो चलते हैं, हरिद्वार का रुख कर लेते हैं और अंकित हमारे साथ वहां पर, क्योंकि लोगों के साथ बने हुए हैं। अंकित, जरा लोगों से पूछिए, क्योंकि हमारा सर्वे कह रहा है कि अभी भी पहली पसंद हरीश रावत है उत्तराखंड में, लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, और ये वो लोग हैं जो कुछ हद तक जो है कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन रोमाना, पहले एक बार तस्वीरें भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये हर की पैड़ी से बात हम कर रहे हैं। ये बताइए कि आज भी जो हमारा सर्वे हुआ है तो मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद तो हरीश रावत है। क्या आप लोग मानते हैं कि वाकई में हरीश रावत का चेहरा कांग्रेस को आगे ले जा सकता है? निश्चित तौर पर हरदा एक बहुत बड़े चेहरे हैं पार्टी के लिए, लेकिन हमारे लिए संगठन सबसे बड़ा होता है। बीजेपी में चेहरा सबसे बड़ा है जो कि नरेंद्र मोदी है, और हमारे यहाँ संगठन सबसे बड़ा होता है। कहीं आम आदमी पार्टी आपके उस चेहरे को या आपके उस संगठन में कहीं सेंधमारी तो नहीं कर रही? आपके वोट में तो सेंधमारी नहीं कर देगी? मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के बाद बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड। ये अभी का सर्वे है, और कल जब विधानसभा में विपक्ष ने ये सवाल पूछा तो वहाँ पर झूठा
ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में झूठे रिकॉर्ड दिए गए। एक प्राइवेट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है उस जो कि मुंबई की है, मैं नाम उसका एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, उसका डेटा दे रही है एक सरकार। ये लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। हरीश रावत भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेंगे, शराब में लिप्त रहेंगे, एक विशेष समुदाय को छुट्टी देंगे। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं अगर आपके मुख्यमंत्री आपके पास में इतना बड़ा चेहरा था तो क्यों जो है 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए और अब जो है धामी जी के हाथ में सरकार है। युवा मुख्यमंत्री को कमान दी गई है, युवा चेहरे को, जिससे कि युवाओं में एक अच्छा मैसेज जाए। लेकिन फिर भी आज की तारीख में भी जो मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा चेहरा है सर्वे में वो हरीश रावत का ही आ रहा है। चिंता न कीजिए, हरिद्वार की जनता और उत्तराखंड की जनता जो है पुष्कर सिंह धामी जी को दिल से चाहती है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे सरकार जो है भाजपा की बनेगी और पुष्कर सिंह धामी जी जो है वो पुनः मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शराब, खनन, हरीश रावत का सिर्फ यही काम है, एक विशेष समुदाय के लोगों को नमाज अदा करने के लिए छुट्टी देना, एक दिन की। मतलब यहाँ पर जो है आकर के, क्योंकि देवभूमि में है तो फिर उसी चीज पर आ जाएंगे कि रिलीजियस ग्राउंड्स पे जाकर के चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि आप तो बात करें विकास। कांग्रेस ने विकास में कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्हीं चीज को करा है। देखिए ना, हरीश रावत जी ने अपने टाइम पे जो है केवल एक कांग्रेस में सिर्फ चेहरे बदलते हैं। मैं इस विषय पे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं तो विश्व की धार्मिक राजधानी है हरिद्वार। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्मैक शराब हर की पौड़ी पे ही आपको मिल जाएगी। अब आप खुद समझ लीजिए, ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले ऐसे कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि जो है शराब और ये जो अब दोनों के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगातार यही बता रहे हैं कि हरीश रावत भले ही जो है सबसे पसंदीदा हो, लेकिन पुष्कर धामी के ऊपर जो दाव लगाया है तो बिल्कुल आप बिल्कुल हरदा जो है वो सबसे लोकप्रिय इस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा जरूर बनकर उभरे हैं, लेकिन धामी की धमक इस लिहाज से नजर आ रही है कि उत्तराखंड में धामी बीजेपी की धरती बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चढ़ते चुनावी तापमान में बदलती सियासी तस्वीर, एक महीने में कितना बदला चुनावी मूड देख रहे हैं आप। बड़ा सवाल यही कि आखिरकार चुनावी राज्यों में किसकी सरकार जाएगी, कौन अपनी कुर्सी बचा पाएगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी तक पिछले आधे घंटे में उत्तराखंड के आंकड़े हमने आपके सामने रखे और उत्तराखंड के आंकड़ों से जुड़ी बड़ी बात, उत्तराखंड में कांटे का मुकाबला है। कांटे का मुकाबला उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बना हुआ है, दोनों पार्टियों में सीधी लड़ाई। हालांकि अभी बीजेपी को बढ़त हासिल है, बीजेपी लीड लिए हुए नजर आ रही है। आंकड़े यही कह रहे हैं, बीजेपी को 2017 की तुलना में नुकसान जबरदस्त हो रहा है। 2017 में 70 में से 56 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 2017 की तुलना में कांग्रेस को भी फायदा जबरदस्त होता हुआ नजर आ रहा है। हरीश रावत राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद बनकर उभरे हैं प्रदेश के लोगों की। आगे बढ़ते हैं, सीधे आपको डेटा सेंटर अपनी सहयोगी शिरीन के पास लेकर चलेंगे और जानेंगे कि अब शिरीन के पिटारे में कौन सा आंकड़ा। शिरीन, देखिए रोमाना, आज मेरे पिटारे में बहुत सारे और बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं। चलिए अब हम अगली तरफ बढ़ते हैं और देखिए पहले मैं आपको बता दूं मैं कहां खड़ी हूं। ये वो रास्ता है जो रास्ता दिल्ली से पंजाब की ओर जाता है, क्योंकि अब इन रास्तों पर वो ट्रैक्टर होकर गुजरेंगे जो अब तक सड़क पर जमे हुए थे, लेकिन अब वो अपनी असली जगह यानी कि खेतों में जाने के लिए तैयार हैं। जानती हैं आप रोमाना कि अब किसान इस बात पर तैयार हो गए हैं कि वो दिल्ली के बॉर्डर खाली कर कर अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। तो देखिए पूरी तैयारी के साथ धीरे धीरे ही सही अब बॉर्डर्स, दिल्ली के बॉर्डर्स को खाली करके पंजाब की ओर रवाना हो रहे हैं और इसी रास्ते से होकर ये तमाम ट्रैक्टर्स गुजरेंगे। लेकिन अब आंकड़े क्या कहते हैं, देखिए पंजाब में किससे कितने वोट मिलने जा रहे हैं। 117 विधानसभा सीटें हैं पंजाब में और यहां पर सी वोटर के सर्वे के दौरान क्या कहती है जनता, कांग्रेस को 34% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन आंकड़ों में दूसरे नंबर पर और सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो आम आदमी पार्टी का 38% वोटों के साथ दूसरे पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। अकाली दल प्लस को यहां पर 20% वोट जाता दिखाई दे रहा है। इस सर्वे में बीजेपी को कितने % वोट मिले हैं, वो 3% वोट दिखाई दे रहे हैं जो कि बीजेपी के खाते में जा रहे हैं और 5% वोटों का आंकड़ा ये कहता है कि वो अन्य के खाते में जाएगा। तो पंजाब की तस्वीर यहां पर ये दिखाई दे रही है रोमाना कि यहां 38% के साथ आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर वोटों के हिसाब से दिखाई दे रही है। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं मेरे पिटारे से। जो अगला अब दिलचस्प आंकड़ा है वो सीटों के लिहाज से है। पंजाब में आखिर किसे कितनी सीट मिलने जा रही है, तो कांग्रेस में 39 से 45 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को देखिए 50 से 56 सीटें
सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इन सर्वे में अकाली दल प्लस को जब हमने पूछा लोगों से सवाल, तो 17 से 23 सीटें जो हैं वो अकाली दल प्लस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, और बीजेपी के लिए यहां से 0 से 3 सीटें बीजेपी के खाते में, और अन्य के लिए 0 से 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। तो रोमाना 50 से 56 सीटें आम आदमी पार्टी और सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में दिखाई दे रही हैं। तो ये इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है इन सर्वे के लिहाज से। रोमाना, बिल्कुल, तो फिलहाल पंजाब में सबसे बड़े दल के तौर पर आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आई है। और आइए जरा आपको दिखाते हैं कि कितना बदला चुनावी मूड एक महीने में। नवंबर के महीने में कांग्रेस के खाते में 42 से 50 सीटें जा रही थी, और इस बार आप देख सकते हैं 39 से 45, मतलब अगर अपर लिमिट कंपेयर करेंगे आप तो 5 सीटों का नुकसान यहां पर कांग्रेस पार्टी को हो रहा है पिछले महीने के मुकाबले। आम आदमी पार्टी देखिए पिछले महीने 47 से 53 सीट और इस महीने 50 से 56 सीट। पिछले महीने के मुकाबले आम आदमी पार्टी को 3 सीट का फायदा अपर लिमिट में होता हुआ साफ नजर आ रहा है। अकाली दल पिछले महीने 16 से 24, इस महीने 17 से 23, और कुल मिलाकर ये जो तस्वीर उभर रही है ये कह रही है कि धीरे धीरे करके फायदा आम आदमी पार्टी को। सबसे बड़ा दल सरकार बना सकता है पंजाब में। अभय जी, कांग्रेस के हाथ से गया पंजाब? देखिए, कांग्रेस के हाथ से अगर पंजाब जाएगा तो उसमें कांग्रेस आला कमान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। ठीकरा उसी के दरवाजे पे फोड़ा जाएगा। कांग्रेस आराम से वहां चुनाव जीत सकती थी, लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने पूरे पंजाब को की राजनीति को प्रबंधित किया और सिद्धू को अमरिंदर सिंह के ऊपर लादा, उसका ये संचित परिणाम है कि आज कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पीछे है और आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मेरा तो पिछले चुनाव में भी मानना था और इस चुनाव में भी मानना है कि अगर वो अपना मुख्यमंत्री पद का एक सही चेहरा पंजाब में पेश करें तो आसानी के साथ ये चुनाव वो जीत सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना, पिछले महीने तक तो माना जा रहा था कि चन्नी साहब जो है वो मास्टर स्ट्रोक हो गया कांग्रेस की तरफ से। वो तो मास्टर स्ट्रोक था। इस बार ये नुकसान क्यों? सीधे जरा तरन लेकर चलेंगे आपको मेरे सहयोगी की वजह से गगनदीप शर्मा इस वक्त सर अभी चर्चा करेंगे। गगनदीप के पास लेकर चलते हैं, तरन से हमारे साथ मौजूद हैं और जरा समझते हैं गगनदीप से पंजाब की पॉलिटिक्स आम लोगों की नजर में क्या है। बिल्कुल रोमाना, इस समय हम तरन के भिखीविंड गांव में मौजूद हैं, जहां पर आम लोग भी मौजूद हैं और सभी सियासी पार्टियों के जो हल्के लेवल के जो लीडर हैं वो भी जहां पे मौजूद है और सभी से हम बात करेंगे। आप तमाम जो एक भिखीविंड विधानसभा खेमकरन हल्के में आता है तो सभी सियासी पार्टियों से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका क्या नाम है? अमरजीत सिंह ढिल्लों जी। अमरजीत जी, पंजाब में जिस तरह के सी वोटर का सर्वे आ रहा है, अकाली दल को तीसरे नंबर पर कह रहे हैं, जबकि कांटे का मुकाबला जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। आप क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी सरकार जो बनाती दिखाई दे रही है सर्वे में। नहीं जी, आम आदमी पार्टी जी है ना, बिल्कुल झूठ ते झूठ जो आ वो मारी जा रही है। जिस तरह पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਨੌਕਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। उस तरह बिल्कुल इनका कहना है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? सतारा सिंह जी। सर सतारा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस ने जो मुख्यमंत्री बदला उसके बाद अब कांग्रेस का जो आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी जो पंजाब में पार्टी बन के आ रही है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर चली गई। नहीं जी, कांग्रेस पहले नंबर ते आऊगी। जदों दा चन्नी साहब आया किहड़ा वादा जिहड़ा नहीं पूरा होया सानू दसो। असीं पूरे करा रहे ते हो रहे आ ते हुंदे रहणगे। हाँ, तो आम पार्टी को कोई मुद्दा नहीं गा। केजरीवाल ने दिल्ली की कीता दसो, कीता तां दसो। बोलण नूं जो मर्जी कही जांदे आ, जाके दिल्ली जाके वेखो किहड़ी चीज आ जिहड़ी ये दे रहे आ। किताबां दे हर कोई देई जांदा। किताबों में तो आम आदमी पार्टी के रंजीत कुमार भी हमारे साथ है। तो सर, ये कह रहे हैं कि दिल्ली में क्या किया आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में आगे इस तरह के दावे? देखो जी, जिहड़ी साडी पार्टी है, साडी अदौलत चों निकली पार्टी है आम आदमी पार्टी। दिल्ली साड़ी जड़ी पार्टी है, हमारी जो पार्टी है और नौलन से निकली हुई पार्टी है, जिसके अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है। पहली टर्म जो इन्होंने लगाई, पहले हमारी आई 28 सीटें, उसके बाद आई हमारी 67 सीटें, उसके बाद हमारी 63 सीटें। जिस बात की यह कार्य अगर हम काम नहीं कर रहे, तीसरी बार सरकार बन रही है, इनकी कांग्रेस की सरकार दिल्ली में है, उसकी 0 सीट आई है। 0 कितनी? 70 में से आई है 0। पंजाब में भी 2014 के लोकसभा मुकाबले इस बार 2019 में 1 सीट ही मिली थी आपको।
नहीं वो देखो ऐसा है जी, ये अप एंड डाउन चलते रहते हैं पार्टियों में। बिल्कुल, तो अप एंड डाउन रमाना चलते रहते हैं सभी जो तमाम नेता हैं। तो सर आपका क्या नाम है? सुरजीत सिंह जी। सुरजीत जी, आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस रही जो पंजाब में कांग्रेस की सरकार की? मुख्यमंत्री बदलने से कोई फर्क पड़ेगा? मैं तो ये गल कहना जी, बड़ी गल हासो ही नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दमदमा साहब के सामने गुड़का साहब की सौं कर दी। सौं अज कैप्टन अमरिंदर सिंह चलिया कारतूस हो गया बेड़ा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो कसम खाई थी उसका दावा कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे साथ खास मेहमान हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा इस वक्त मौजूद हैं। राघव, आखिरकार बढ़त तो है आप लोगों की, लेकिन फिर भी वो जो जादुई आंकड़ा है, मैजिक नंबर, उसको छू नहीं पा रही है आम आदमी पार्टी अभी भी किसी सर्वे में, क्यों? रोमाना जी, तीन चीजें होती हैं सर्वे के बारे में। जो भी जानकारी रखता है वो आपको यही बताएगा कि सर्वे डायरेक्शन दिखाता है कि किस दिशा में सूबे की आवाम का मूड है आज के समय। प्रिसाइस आंकड़े सीटों के नंबर में तो हमेशा प्लस माइनस रहता ही है और कोई भी व्यक्ति सीटें प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक मूड, पंजाब का मूड क्या है वो बता सकता है। और मूड है पंजाब का, एक मौका केजरीवाल नू, एक मौका आम आदमी पार्टी नू। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी ने रोमाना जी अभी तक अपना कैंपेन शुरू तक नहीं किया। किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों ने कैंपेन पे, रैलियों पे पाबंदी लगाई। आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार का नाम भी नहीं ऐलाना। अभी तो दो बड़ी चीजें हमने अपने तरकश के बाण निकाले तक नहीं, वो नहीं, राघव चड्ढा, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तो आपने नहीं किया, लेकिन बाकी फ्री पे फ्री के वादे तो अरविंद केजरीवाल जमकर कर रहे हैं सर। नकली केजरीवाल से लेकर काले केजरीवाल तक के सारे वहां पर सियासी बाण चल गए, और आप ये कह रहे हैं कि आपने अभी तरकश से अपने दो तीर नहीं निकाले। सियासी बाण तो जमकर चल रहे हैं सर। मैं सियासी, अरे मैं तो यही कह रहा हूं, अभी तो हमने अपने दो बड़े तीर निकाले नहीं तो हम इतने आगे पहुंच गए हैं। मैं तो आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। और जहां तक चन्नी साहब का सवाल है, हम में से कई लोग इस पैनल पे, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हैं, उनका ये विचार था कि चन्नी साहब कोई मास्टर स्ट्रोक हो गया है, अब पंजाब की सियासत बदल जाएगी। अली बाबा 40 चोर वाली फौज के अली बाबा को बदल दो, 40 चोर तो वही रहते हैं ना रोमाना जी। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, चन्नी साहब धीरे धीरे करके एक्सपोज हो गए पंजाब की आवाम के सामने। रेता माइनिंग, गैर कानूनी इलीगल रेता माइनिंग उनके अपने हल्के में चलती है। चन्नी साहब ने जितने वादे करे, आप रोज देखती हैं बड़े बड़े ऐलान, वो एबीपी न्यूज पर भी करते हैं, एक ऐलान उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मुझे रोकिएगा नहीं, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। हमारे पंजाब के मालवा इलाके में गुलाबी सुंडी के चलते नरमे की फसल बर्बाद हो गई। नरमे की फसल का किसान को मुआवजा देने के लिए जब चन्नी साहब गए, जिस किसान के साथ फोटो खिंचवाई, उस किसान तक को आज तक चन्नी साहब ने मुआवजा नहीं दिया। मुझे रोके ना बीच में, अब घबराए ना, मुझे रोके ना। चन्नी साहब ने उस किसान को मुआवजा नहीं दिया जिसके साथ फोटो खींच के पूरे पंजाब सूबे में लगाई कि मैं किसान हितैषी हूं। ये इनकी फोटो की फौज, कैमरे की फौज लेकर रोज पूरे पंजाब में घूमना और वोट ऐलान करना, बिना सोचे समझे, बिना अमल की ऐलान करना, ये ज्यादा दिन चलता नहीं है, जनता को समझ में आ जाता है। अलका लांबा जी कुछ कहना भी चाह रही है, लेकिन अलका लांबा जी, सर्वे तो ये बता रहा है कि पंजाब आपके हाथ से निकलता हुआ, छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी है, चरणजीत सिंह चन्नी नहीं है। मैं चंडीगढ़ से होते हुए लुधियाना, जलंधर, अमृतसर जमीन पर होकर आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लोग पता है क्या कहते हैं? जिस अरविंद केजरीवाल से 20 विधायकों वाला विपक्ष नहीं संभला, वो पंजाब क्या संभालेगा? इनके 20 में से 7 और आज एक मास्टर बलदेव सिंह पार्टी छोड़ गए। 5 साल में 3 नेता विपक्ष बदल दिए इन्होंने। ये मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इनसे पूछिए, आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली के जल लोकपाल लोकायुक्त के दफ्तर पे 1 साल से ताला क्यों है? क्यों लोकायुक्त की नियुक्ति को अरविंद केजरीवाल ने ठंडे बस्ते पे डाला हुआ है? तो ये बेनकाब, वहां पर मुफ्त का झुंझुना, 18 साल की ऊपर की बेटियों को 1000 रुपया देंगे, दिन का 33 रुपया, वोट के लिए लालच।
नहीं, आप ये सब मुद्दे गिना रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अभी कि राघव चड्ढा तो ये कह रहे हैं अभी तो हमने वादा किया ही नहीं है, अभी तो वो कह रहे हैं तर्कश से तीर निकालना बाकी है। लेकिन ये तर्कश से तीर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहे हैं, मुझे लगता है जरा सा अर्शदीप का रुख कर लेते हैं, प्रवक्ता है अकाली दल के अर्शदीप साहब। यहाँ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ही तर्कश के तीर चल रहे हैं, सर अकाली दल तो छूट गया पीछे, गाड़ी छूट गई। रमाना, मैं यहाँ पे किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि जो सी वोटर है ये पंजाब को समझने में बिल्कुल नाकाम रहा है। 2012 में आप लोग यहाँ कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, श्रोमणी अकाली दल ने रिपीट किया थंपिंग मेजोरिटी से। 2017 में आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को 100 सीटें दी, आई कितनी 20 सीटें, और आज तो आप लोग इन्हें मेजोरिटी भी नहीं दे रहे हो, तो सोच सकते हो कि 10-15 सीटों वाली पार्टी है। जिस पार्टी के एमएलए छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, अगर उनकी सरकार बनती दिखी तो लीडर क्यों भागे उनके। और केजरीवाल का तो पंजाब पे हमेशा ही डबल स्टैंडर्ड रहा है, SYL पे पंजाब के उल्टे एफिडेविट देते हैं, पंजाब के थर्मल बंद कराने की बात करते हैं, पंजाब के जो प्रदूषण, दिल्ली के प्रदूषण को पंजाब को जिम्मेवार कहते हैं, तो ये तो भूल ही जाएं। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस के आगे सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है किसान कर्जा माफी का, जो गुटका साहब उठा के, आपने लोगों से भी पूछा, लोगों ने कहा कि गुटका साहब उठा के कांग्रेस ने किसान कर्जा माफी की कसम खाई थी, जो नहीं हुआ, और किसान जथेबंदियां कह चुकी हैं। किसान का जिक्र कर रहे हैं ना, मैं संगीत रागी जी को अब यहाँ पर लाना चाहती हूँ। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। संगीत रागी जी, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का इसका मतलब कोई फायदा तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस सर्वे में तो बीजेपी की स्थिति यही बता रही है। मैं आपको ये बात कहता हूँ कि बीजेपी तो बिल्कुल पंजाब में कॉम्पिटिशन में भी नहीं है। अर्शदीप जी एक सेकंड, संगीत रागी जी से सवाल। देखिए, यदि जी संगीत जी बोलिए। देखिए वो सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का 2017 में यदि परफॉर्मेंस देखेंगे तो कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहां नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी पंजाब के चुनावी राजनीति में कई समीकरण बनने बाकी हैं। आने वाले दिनों में कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी साथ साथ यदि चुनाव लड़ते हैं तो उसका अंतर क्या होगा, क्या वो कांग्रेस की सीटों को और नीचे ले जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। पिछली दफा भी ठीक बोला, अकाली दल के प्रवक्ता ने सही ये कहा कि पिछली दफा जब हम लोग बात कर रहे थे चुनाव में, तो आम आदमी पार्टी की दिक्कत क्या है कि पंजाब में कोई उनके पास एक ऐसा नेतृत्व नहीं है जिस पर लोग विश्वास कर सके। तो नेतृत्व का संकट तो निश्चित तौर पर है। ठीक है सर। वहाँ उनको लगता है कि हाँ, केजरीवाल की पार्टी जो है, नेतृत्व की बात कर रहे हैं ना संगीत जी, मैं एक बार आपको इसी से जुड़े हुए आंकड़े दिखा देती हूँ, क्योंकि चेहरे की बात आप कर रहे हैं, तो चेहरे को लेकर आखिर पंजाब की जनता क्या कहती है कि आखिर किस चेहरे पर वो कितना भरोसा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब की जनता की पहली पसंद कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर। लेकिन कैप्टन अमरिंदर के आंकड़े देखिए आप, 2% लोगों की पसंद है कैप्टन अमरिंदर पंजाब में। इसके बाद अकाली दल से सुखबीर बादल जो कि 17% लोगों की पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर है पंजाब में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कि 24% लोगों की पसंद पंजाब में अभी बने हुए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री, लेकिन 33% लोगों की पसंद, यानी सबसे ज्यादा चरणजीत सिंह चन्नी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन सिर्फ 5% लोगों की पसंद है। भगवंत मान की बात करें तो 13% लोग ऐसे हैं जो भगवंत मान को देखना चाहते हैं, और 6% का आंकड़ा अन्य का है जो पंजाब में मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर पसंद किया जा रहा है। रोमाना, यानी चन्नी सबसे आगे। बिल्कुल, चन्नी सबसे आगे। और क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि एक महीने में कितना बदला है चुनावी मूड, सियासी मूड, और ऐसे में लोकप्रियता के लिहाज से पंजाब के अंदर तस्वीर क्या उभर रही है पिछले महीने के मुकाबले, इस महीने कौन सा नेता बाजी मार रहा है, ये देखिए आप जरा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये तो बिल्कुल नीचे जमीन पर आते हुए, 7% पिछले महीने लोकप्रियता थी, और इस महीने कैप्टन साहब सिर्फ 2% की लोकप्रियता पर खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के, पिछले महीने 31%, इस महीने और बढ़ोतरी हुई है लोकप्रियता में, 33% आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 21% पर थे पिछले महीने, और इस महीने उनकी लोकप्रियता में भी बढ़ोतरी हुई है 24%। मतलब कुल मिलाकर वो जो पंजाब की सियासत में नकली केजरीवाल वर्सेस काला केजरीवाल के तौर पर घमासान देखने के लिए मिल रहा है, उसी की तरफ इशारे ये आंकड़े भी कर रहे हैं। तो एक महीने में कितनी बदली चुनावी राज्यों की सियासी तस्वीर, क्या है चुनावी मूड? अभी तक का स्कोर 1-1।
आपको बता दें, पंजाब में आम आदमी पार्टी आगे है, उत्तराखंड में बीजेपी ने बढ़त बना रखी है और अब आगे और चुनावी राज्यों का हाल जानने के लिए लिए चलते हैं आपको शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि 5 राज्यों की सियासी तस्वीर इन सर्वे के हिसाब से क्या कहती है, हम उन पर नजर डाल रहे हैं। देखिए, मैं इस वक्त ऐसे राज्य यानी कि गोवा में समंदर का बीच आप देख रही हैं, पर्यटकों से हमेशा गुलजार रहता है, लेकिन सियासी उथल पथल इस वक्त मची हुई है क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो गोवा में किसे कितनी सीट मिल, किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं, सबसे पहले इन आंकड़ों को आप देखिए। तो देखिए, बीजेपी यहाँ पर 30% वोट के साथ दिखाई दे रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को 20% वोट मिलता दिखाई दे रहा है गोवा में। अगर आम आदमी पार्टी जो पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में है, 24% वोट यहां पर आम आदमी पार्टी को जाता दिखाई दे रहा है और इन सर्वे में अन्य के खाते में 26% वोट, कुल 40 सीटें हैं। तो ये फिलहाल वोटों के हिसाब से जनता क्या सोच रही है। अब बात कर लेते हैं आखिर किसे कितनी सीट मिलने जा रही है गोवा में। तो देखिए आप ये आंकड़े क्या कहते हैं। 17 से 21 सीटें बीजेपी के खाते में सर्वे के हिसाब से जाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के लिए हालांकि 4 से 8 सीटें ही महज दिखाई दे रही हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में 5 से 9 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और 6 से 10 सीटें अन्य के खाते में। कुल 40 सीटों में सबसे ज्यादा बढ़त इन आंकड़ों में यहां पर गोवा में दिखाई दे रही है। तो गोवा की ये सियासी तस्वीर, लेकिन अब गोवा के बाद एक और राज्य जहां पर चुनाव है, बात मणिपुर की कर लेते हैं। मणिपुर में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उन आंकड़ों पर नजर डालिए जो दिलचस्प है। मणिपुर में सर्वे के मुताबिक आखिर किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं। तो बीजेपी को यहां पर देखिए 38% वोट बीजेपी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस दूसरे स्थान पर है 34% वोट के साथ और एनपीएफ की अगर बात करें तो 9% वोट यहां पर एनपीएफ के खाते में इन आंकड़ों के हिसाब से दिखाई दे रहा है। इस सर्वे में 19% वोट अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 60 सीटों का आखिर देखिए कितनी सीटें किसके खाते में, इन सर्वे में क्या कहती है जनता। बीजेपी 29 से 33 सीटें, यानी कि मणिपुर में 29 से 33 सीटें सबसे ज्यादा। कांग्रेस 23 से 27 सीटें दिखाई दे रही है कांग्रेस के खाते में जाती हुई। एनपीएफ में 2 से 6 सीटें एनपीएफ को मिल सकती है और अन्य के खाते में 0 से 2। यानी कि रोमाना, इसका मतलब यह हुआ कि मणिपुर बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 राज्यों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। 3-1 से बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुकाबला हर जगह कांटे का बना हुआ है। उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में बीजेपी वापसी कर सकती है और पंजाब में बीजेपी कहीं सीन में नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पंजाब की सत्ता में आ सकती है। कांग्रेस के हाथ से पंजाब निकल सकता है। और अब बात कर लेते हैं देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड क्या है, उत्तर प्रदेश के मुद्दे क्या हैं, उत्तर प्रदेश में जनता के मन की बात क्या है। और डेटा सेंटर से मेरी सहयोगी शिरीन हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश का सबसे पहला आंकड़ा आपको दिखाने के लिए। शिरीन, बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ के आंकड़े बहुत दिलचस्प है रोमाना। सबसे बड़ा प्रदेश है ये देश का और यहाँ पर सियासी हलचल अब बहुत तेज हो चुकी है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि हमने 4 रीजन में बांटा है पूरे उत्तर प्रदेश को। देखिए, पहले तो आप देख लीजिए मैं खड़ी कहाँ हूँ। मैं उस रास्ते पर खड़ी हूँ जो रास्ता बंद था, लेकिन अब वो रास्ता खुल गया है क्योंकि किसान जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए थे, अब वो अपने घरों को जाने के लिए तैयार हैं। अपने ट्रैक्टरों को इसी के रास्ते ले जा रहे हैं अपने अपने घरों को। चलिए, अब बुंदेलखंड रीजन के आंकड़े क्या कहते हैं, यानी कि सबसे पहले ये जानते हैं कि किसे कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। बुंदेलखंड में छोटा रीजन है 19 सीटों के साथ, लेकिन यहां पर बीजेपी प्लस को 12 से 16 सीटें जाती हुई बीजेपी प्लस के खाते में दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड में यहां अगर समाजवादी पार्टी प्लस की क्या स्थिति है तो ये देखिए 2 से 6 सीटें एसपी प्लस को जाती दिखाई दे रही है। और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी 0 से 3 का यहां पर नंबर दिखाई दे रहा है सीटों का बीएसपी के लिए। और कांग्रेस की स्थिति यह है कि 0 से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 0 से 2 ही अन्य के खातों में जाती दिखाई दे रही है। यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा सीटें 12 से 16 बीजेपी प्लस के खाते में बुंदेलखंड रीजन में। रोमाना, आप बताइए कि कितना बदला है इस 1 महीने में, बुंदेलखंड रीजन की तस्वीर कितनी बदली। बिल्कुल, क्योंकि 1 महीने में चुनावी मूड कितना बदला है ये आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है, इसीलिए कंपैरिजन करना जरूरी हो जाता है। और उत्तर प्रदेश, जैसा कि शिरीन ने जिक्र किया, 4 हिस्सों में हमने इसको बांटा है। बुंदेलखंड से हमने शुरुआत की है, सबसे छोटा रीजन, 19 विधानसभा सीटें नवंबर के महीने में, मतलब पिछले महीने बीजेपी गठबंधन के खाते में 11 से 15 सीटें आ रही थी और आज 12 से 16, मतलब बुंदेलों की धरती पर बुंदेलखंड में बीजेपी की पकड़ पिछले महीने के मुकाबले कुछ और मजबूत होती हुई। समाजवादी
समाजवादी पार्टी गठबंधन पिछले महीने 3 से 7, इस महीने 2 से 6, जरा सा नुकसान समाजवादी पार्टी गठबंधन को होता हुआ। लेकिन यहां नहीं भूलना चाहिए कि 2017 के अगर नतीजों की बात की जाए तो बीजेपी ने इस इलाके में क्लीन स्वीप किया था। 19 की 19 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार 2022 में बुंदेलखंड की वीरों की धरती, जहां पर इस वक्त मेरी सहयोगी मनोज्ञा हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, एक बार फिर बुंदेलों की धरती पर बीजेपी की पकड़ मजबूत? जी बिल्कुल, एक बार नंबर बढ़ते दिख रहे हैं। ये गणित हैं, ये आंकड़े हैं, ये सैंपल साइज है। मेरे साथ इस समय वो सारे लोग हैं जो रायबरेली से कांग्रेस को हमेशा जिताते रहे हैं। बीजेपी ने इस बार भले ही थोड़ी बढ़त बना रखी हो, लेकिन इस बार कितना भरोसा है, जीत पाएंगे कुछ यहाँ पर भी कि खाली कांग्रेस से नेताओं को लाएंगे? रायबरेली से 6 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। चूंकि आज जो लोग सपा सपा चिल्ला रहे हैं, उनके भ्रष्टाचारी और दलाली के अड्डे बंद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में गुंडों की जगह सिर्फ जेल हो गई है। आज यही तकलीफ है उन लोगों को। यादव जी, समाजवादी पार्टी से जवाब दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी का जहां सवाल है, विकास के मुद्दे पर अखिलेश यादव द्वारा तमाम योजनाएं चलाई गई, चाहे वो 108 एम्बुलेंस हो, वो सार्वजनिक तरीके से चलाई गई। कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है। एक संक्षेप जवाब, कैसे देखते हैं इन सारे आंकड़ों को? बुंदेलखंड में बीजेपी के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, जो पिछले हफ्ते से अभी बदल रहे थे, और रायबरेली में क्या स्थिति कांग्रेस? देखिए, ये पहली बार ये इस देश में हुआ है 70 सालों में कि सत्ता ने हर वर्ग पे दबाव बनाया है। ये जो भी सर्वे आंकड़े जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं, केवल दबाव में देखने को मिल रहे हैं। हकीकत ये है कि जैसे ही चुनाव होगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि योगी ने यहाँ इतनी अराजकता मचा रखी है कि त्राई जनता कर रही है, त्राई जनता कर रही है। पूछते क्या जी, बेरोजगारी का आलम ये है कि अगल बगल देख लीजिए, जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका रहब जमाने को हुनर लगता है। अभी आप देखिए, कोरोना काल में ना ही ऑक्सीजन मिली है यही उत्तर प्रदेश में, और ना ही बेड मिला है आदमी को। ये व्यवस्था बना रखी थी। क्या कहेंगे, आपके क्या मुद्दे? देखिए, 5 साल में दंगा मुक्त प्रदेश रहा, और 5 साल दंगा मुक्त प्रदेश, कहीं कोई बम विस्फोट नहीं। सरकार ने बड़े से बड़े काम किए। आप ये समझिए कि 370 से लेकर 35 से हटाने तक का काम गवर्नमेंट ने किया। रायबरेली के स्तर पे देखा जाए तो रेल लाइन का दोहरीकरण कांग्रेस कांड किए, जो टोल कांड किए वो भी नहीं पार्टी में, और जिनके साथ हुआ वो भी नहीं के पार्टी में। ये लोग जो है बहुरूपिया है, इनके पास कुछ नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम है, केवल हिंदू डेवलपमेंट नहीं, एक फैक्ट्री नहीं है। रायबरेली के अंदर एक फैक्ट्री नहीं लगवा पाए। देखिए, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, चाहे वो शाहजहांपुर कांड हो, हाथरस कांड हो, और चाहे इनकी बर्बर पुलिस द्वारा अत्याचार। अभी कल कानपुर में एक दुधमुही बच्चे के साथ पुलिस ने पीटा है। ये इनका दोहरा चरित्र है। विकास के मुद्दे पर ये पूरी तरीके से फेल है। सबसे ज्यादा पूरे देश, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में युवा आज हताश है, क्योंकि आप जो है जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जमाना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बुलंदी का मोदी जी का विकास ये है कि अभी 2 साल पहले लालगंज में इन्होंने एक पुल का उद्घाटन किया था, वो 6 महीने में ही टूट गया है। देखिए मैडम, मैं केवल 30 सेकंड लूंगा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से लाखों राम भक्तों के ऊपर, निर्दोष राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, उससे बाद सरयू लाल हुई। रायबरेली में बार-बार मुद्दे उठ जाते हैं, क्या कहें? के पास, भाजपाइयों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये राम जी की आड़ में ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मुद्दा है आपका? किसानों के लिए सीजन चल रहा है, एक कहीं भी डीएपी यूरिया नहीं पहुंच रही है। तरेनी विधानसभा में पानी की बहुत दिक्कत है, नहरों में मुंह लगा देता तो वो व्यापारी है। आज व्यापारी पूरा पीड़ित है, सबसे बड़ा व्यापारी है व्यापारी। वो कह रहे हैं कि आपके पास मुद्दे नहीं बचे, इसलिए विधायकों को भी ले आ रहे हैं अपनी पार्टी में। इनके पास कुछ नहीं ना, इनके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ आज जिन्नाबाद का सहारा है, जिन्नाबाद का सहारा है। मेरा इन महोदय से कहना, जो अभी सदर की विधायिका है, वो जो अभी भाजपा में चली गई, और इसी भाजपा का एक नेता उनको कुछ दिन पहले टोल प्लाजा पे उनको उल्टवा दिया था गाड़ी सहित, एक्सीडेंट हुआ। अब उसकी जांच इन्होंने कर लिया, जो जांच पुलिस करनी चाहिए थी वो इन्होंने कर लिया, वो इन्होंने कर लिया।
कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। कांग्रेस ही यहाँ खड़ी थी, खड़ी रहेगी आगे जितना भी है। कहाँ समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है इस समय? समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है? 6 सीटें हैं, यहाँ की सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। किस आधार पर? जनता का आक्रोश जी आधार पर, आंकड़े समर्थन आप के आधार पे राम मंदिर हमने बनवाया, इनकी एक ही टेबलेट है, इनके दलाली के अड्डे बंद हो चुके हैं, आज इनके अड्डे बंद हो चुके हैं। जय श्री राम, जय आपके क्या मुद्दे हैं इस बार? जी हम चाहते हैं सिर्फ डेवलपमेंट। ये भाजपा सरकार डेवलपमेंट में काम नहीं करती ना। जनता को मैडम बार ये भाजपा, मैं सभी मैं मुद्दा ही बताना चाह रहा हूँ। कोई भी राजनीतिक पार्टी का आवे, चाहे कांग्रेस आवे, कृपया शांति के परिचय दें। किसानों की जमीन कब्जा करने वाले, किसानों की जमीन कब्जा करने वाले आज किसान हितैषी बने हैं। आजादी के बाद 1 रुपया किसी किसान, ये किसानों की जमीन कब्जा करने वाले, किसानों की आड़ में क्या नहीं किया। क्या जवाब है आपका? कांग्रेस आज की सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का आप लोग तारीख में जितना अराजक काम हो रहा है प्रदेश में, सब सरकार की संरक्षण में हो रहा है, सब सरकारी सहयोग से हो रहा है। इतनी लूट और इतना भ्रष्टाचार। ये बीजेपी वाले सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन साहब ने देख रहे ना 300 पार न 400 पार। अब की बार कांग्रेस की सरकार आने वाली है। कांग्रेस सरकार। मैडम 1 मिनट भैया, मुद्दों पे कुछ बात हो जाए। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने बुआ की भी सरकार देखी, बबुआ की भी सरकार देखी और बाबा जी की भी सरकार देखी। अब की बार प्रियंका गांधी की सरकार। हर व्यक्ति को ये भरोसा कि वो जिसको समर्थन दे रहा है उसी की सरकार आएगी। बैक टू स्टूडियो रोमाना। बिल्कुल जमीन से ये जनता के दावे हैं और बड़ा दिलचस्प है इन दावों को सुनना। फिलहाल सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं। पंकज जी, वो अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़ तो जबरदस्त देखने के लिए इसी बुंदेलखंड इलाके में मिल रही थी, लेकिन सिर्फ वो खाता ही खुलवा पा रही है समाजवादी पार्टी का। रोमाना, ये बुंदेलखंड जो रहा है कि समाजवादी पार्टी का कभी भी उतना बड़ा मजबूत गढ़ नहीं रहा है। और हम अगर 2000 हम बात करें 12 की, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, तब भी 7 विधानसभा ही सीटें मिली थी। वहाँ पर बीएसपी की मजबूत ताकत थी वहाँ पर, जो बहुत अब कम दिख रही है, हाशिए पर दिख रही है। और बुंदेलखंड वो इलाका है जहाँ बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी नहीं करा सकती है। वहाँ मुसलमान बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो सामाजिक समीकरण बीजेपी ने बना रखा वो मजबूत है। अखिलेश की कोशिश है, थोड़ा सा फर्क आया है, अभी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो आंकड़े बता रहे हैं। बिल्कुल, तो बुंदेलखंड में बीजेपी की पकड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। और सीधे एक बार फिर से आपको डेटा सेंटर लेकर चलेंगे शिरीन के पास। जानते हैं आप शिरीन कौन से इलाके का कौन सा नंबर दिखाने वाली है? बिल्कुल रोमाना, देखिए तो बुंदेलखंड की तस्वीर तो मैंने आपको दिखा दी। अब अगले रीजन की बात कर लेते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बात अब होगी अवध रीजन की। आखिर अवध की जनता कह क्या रही है इन आंकड़ों में? इस सर्वे के दौरान जब हमने उनसे पूछा, बातचीत की, तो क्या कुछ निकल कर आया? अवध रीजन में किसे कितनी सीटें मिलने जा रही, क्योंकि 118 सीटों का सवाल है रोमाना। बीजेपी प्लस को देखिए 72 से 76 सीटें यहाँ पर जाती बीजेपी प्लस के खाते में दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी की स्थिति यह है कि एसपी प्लस को 38 से 42 सीटें एसपी प्लस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। और बीएसपी के लिए यहाँ पर 2 से 6 सीटें हैं जो बीएसपी के खाते में दिखाई दे रही हैं, और कांग्रेस के लिए 0 से 2 सीटें और अन्य के लिए भी 0 से 2 सीटें। तो कुल 118 सीटें अवध रीजन की। और इस हफ्ते के आंकड़े, इस बार के आंकड़े ये कह रहे हैं। अब आप बताइए रोमाना, कितना बदलाव देख रही हैं आप? तो आइए जल्दी से जरा दर्शकों को बताते हैं कि 1 महीने में ये जो अवध रीजन है, जो दूसरा मतलब अगला रीजन है उत्तर प्रदेश का 118 जिसमें विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें 1 महीने में सियासी तस्वीर कितनी बदली। 118 सीटें और बीजेपी गठबंधन 68 से 72 नवंबर के महीने में था, और आज की तारीख में 72 से 76 सीटें यहां पर बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई। समाजवादी पार्टी गठबंधन 10 से 44 और इस महीने 38 से 42, मतलब 2017 के मुकाबले आप देख सकते हैं बीजेपी गठबंधन को यहां पर नुकसान बड़ा हो रहा है, क्योंकि 2017 में बीजेपी गठबंधन ने इसी इलाके से 97 सीटें जीती थी। तो कुल मिलाकर 21 सीटों का यह नुकसान क्या जमीन पर भी नजर आ रहा है? बलरामपुर से अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अजय,
बिल्कुल, आप जो इन आंकड़ों की बात कर रही हैं, इन आंकड़ों के आगे बढ़ के एक बात बलरामपुर से ये भी निकल के आ रही है कि इस सर्द मौसम में, उत्तर प्रदेश में मौसम बड़ा सर्द है, चुनावी सरगर्मियों का आज जो जगह है बलरामपुर बना हुआ है। प्रधानमंत्री आज खुद आए हुए थे। प्रधानमंत्री ने कल भी बात कही, आज भी बात कही कि 50 साल से ज्यादा समय लग गया यहाँ नहर बनने के लिए। ऐसा पिछली सरकारों का विकास था और अपने 4 साल में इसका काम पूरा किया। अब इसके जवाब में अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया था, ट्वीट किया हमने 3/4 काम कर दिया, जो थोड़ा सा काम बचा था वो करने में 4 साल लगा दिए सरकार ने। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, सरगर्मियां बनी हुई है। साहब, बीजेपी से आप आए हैं, चर्चा बहुत सारी हो रही है, अखिलेश जी आप पे भी निशाना साध रहे हैं, क्या नहर को लेके आबो हवा है, क्या चर्चा है? देखिए, नहर तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया, जो 40 साल से कोई काम उस पर नहीं हो रहा था, इसको पूरा किया और उसका उद्घाटन भी किया आज। जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी के करनी और कथनी में बहुत फर्क है। कथनी और करनी में अंतर है क्या नेताजी, बताइए। टोपी कथनी करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैंची और फीता लेके इस समय चल रही है और समाजवादी पार्टी की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का काम कर रही है। हमने 80% काम समाजवादी पार्टी की सरकार में आज जो नहर परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उसको पूर्ण किया जा चुका था। उसका ऑन रिकॉर्ड पेपर भी है और उसका आज उन्होंने फीता काट करके शिलान्यास कर दिया। ये बात कह रहे हैं, जरा आम आदमी से इस पे चर्चा करते, बहुत गर्मा गर्म चर्चा। ये बताइए, 2 लोग हैं नहर को लेकर अपना हुआ दावा कर रहे हैं, कैसे देख रहा है बलरामपुर का आदमी? नहर किसने दिया आपको? अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने ऐसा सरकार, समाजवादी पार्टी। अच्छा, आप बताइए, ये चर्चा इनकी तरफ से आप कैसे देख रहे हैं? नहर बनाने का जो पूरा है आप लोग का चुनावी चर्चा है, क्या क्या कैसे हुआ? ये लोग सिर्फ यही बोल रहे हैं कि 2014 के बाद ही इंडिया पैदा हुआ है, बस, और कुछ नहीं। 2014 के पहले कुछ था ही नहीं। केवल जी, बड़ा हमला हो रहा है, कैसे पूरा? ये तो स्थानीय आदमी भी दिख रहा है यहाँ पे। दिक्कत है कि जनता जानती है कि 2014 के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, ये जो उतरौला की रोड, गोंडा की रोड, इसके कमीशन खोरी कर लिया था, बंद हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने इसको पूरा किया। अच्छा, ये बताइए, भाजपा सपा का झगड़ा है, ये झंडा कांग्रेस का है, जगह है कांग्रेस के लिए, बात जगह कांग्रेस के लिए। सबसे पहले तो मैं सरजू नहर पे ही बात करूंगा। ये इंदिरा जी की परियोजना थी, इंदिरा जी की परियोजना थी, 10 साल में पूरा होना था। 77 में हिंदुस्तान ने कांग्रेस को हराया, कांग्रेस 84-80 में वापस आई। फिर जब गति पे लाने लगे तो इन्होंने मिलकर मंदिर और मस्जिद के झगड़ों में उत्तर प्रदेश को उलझा दिया, जिसका परिणाम है कि 50 साल लग गया इस नहर को बनने में, वरना ये तो बहुत पहले बन गई होती। और 100 गुना पैसा 4 बार भाजपा के लोग भी। आप ये देखो, 40 साल पहले का ये पूरा प्रोजेक्ट है। 4 बार भाजपा भी उत्तर प्रदेश की सत्ता पे आई है। कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, गुप्ता जी और ये माननीय योगी जी, 4 मुख्यमंत्री। गलत ये भी नहीं कह रहे, कैसे नहीं, हम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि 40 साल से परियोजना लटकी हुई थी। अगर इन्होंने से उत्तर प्रदेश की सत्ता पे सपा और भाजपा लगातार काबिज है। 30 साल से कर दिया, 30 साल से ये लोग काबिज है। 30 साल से ही काबिज है। नेताओं का झगड़ा है, ये तो लगा रहेगा। आप बताइए भाई, मुद्दा कैसे है आप लोग का? क्या चर्चा में क्या मुद्दा है, क्या विषय चल रहा है? विषय ये चल रहा है कि अब की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार बनाने वाले हैं और बलरामपुर की जनता ही नहीं, पूरे यूपी की जनता पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी समाजवादी पार्टी की। अब की अध्यक्ष जी तो हर पार्टी में होता है, आप अखिलेश जी का बात कर रहे हैं। अखिलेश जी की बात कर रहा हूँ। अखिलेश जी एक ऐसे नेता हैं जो प्रिय नेता हैं युवाओं के। ये लोकप्रिय नेता है। आप बताइए सर, मुद्दा ये लोग तमाम नेताजी लोग भी अपना अपना बात कर रहे हैं, बलरामपुर का आदमी कैसे देख रहा है? बलरामपुर में आज जो रैली हुई, अब तक की सबसे प्रदेश की सबसे भारी संख्या की रैली रही और जो कि उसको देख के यहाँ के विपक्षी पार्टी सपा है वो बौखला गई है। तो आज वो परिवर्तन देखते हुए आने वाले में 300 प्लस की सरकार है। कुछ कह रही रैली, कैसी रैली हुई है? 1 मिनट। रैली जो हुई है जबरदस्ती ग्राम प्रधानों को, रोजगार सेवकों को, आशा बहुओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को टारगेट दिया गया, यदि नहीं लाओगे आदमी तो तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा। प्रधानों से कहा गया तुम्हारे वित्तीय पावर छीन लिए जाएंगे। अगर ऐसी रैली करनी है तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में इकलौती मोदी की रैली है। रैली को लेके इन लोगों को प्रॉब्लम है कि इतना इस लोकप्रियता को देखकर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमने गरीबों को सड़क, बिजली, मैं इसी चुनावी सरगर्मी की बात कर रहा हूँ
मुद्दा कोई भी हो, विषय कोई भी छिड़े, नेता, समर्थक, आम लोग बातों को लेकर के कैसे अपनी अपनी पार्टी को जाहिर तौर पर आगे ही दिखाते हैं, लेकिन ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं और इन्हीं आंकड़ों पर आज हम बात भी कर रहे हैं। अब इस वक्त हमारे साथ सी वोटर के फाउंडर यशवंत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत जी, हर बार आंकड़े बदल रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे, कांटे की टक्कर लेकिन जरूर दिखाई दे रही है। ये अब तक के जो आंकड़े हम देख रहे हैं, इसका निचोड़ कहता क्या है? देखिए, निचोड़ तो मुख्यतः यही है कि मुकाबला बाइपोलर सा होता जा रहा है यूपी में, और समाजवादी पार्टी एक ध्रुव धीमे धीमे उत्तर प्रदेश में बन रही है अपने सहयोगी आरएलडी के कारण। उसमें जो फायदा उनको सीटों का ज्यादा होता हुआ दिख रहा है वो स्वाभाविक सा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के वोटों के कारण ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब पूर्वांचल में भी धीमे धीमे लगता है कि कांटे की लड़ाई हो। सवाल यहाँ पे ये है कि पिछले 6 महीने से हम लोग ट्रैकर में जिस तरीके से सपा का ग्राफ बढ़ते हुए या भाजपा का ग्राफ गिरते हुए देख रहे हैं, उसमें क्या ये ग्राफ लगातार ऐसे ही इसी डायरेक्शन में जाएगा, या अब जबकि प्रधानमंत्री सीधे तौर पे कैंपेन में एक तरह से उतर ही गए हैं, तो क्या ये ब्लीडिंग कहीं रुकेगी? जैसा कि किसान कानून उन्होंने वापस लिया, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कम से कम साफ दिखाई दे रहा है कि ब्लीडिंग एक तरह से रुक गई। जो हैमरेज था बीजेपी का वो रुक गया है। तो क्या यहाँ से अब बीजेपी के लिए मामला अब और गिरावट का नहीं है, या सपा के लिए और ज्यादा उठने की गुंजाइश है या नहीं है? ये बात यहाँ से आने वाले 6 हफ्ते में देखने लायक। बिल्कुल, मुझे लगता है राजकिशोर जी से जरा एक रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पर। सर, ये अवध रीजन, यहीं पर राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और बावजूद इसके यहाँ बीजेपी को ये झटका? ये झटका रोमाना नहीं मानना चाहिए। देखिए, कुल मिला के जिस उत्कर्ष पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी थी, और ये जो आंकड़े आ रहे हैं, और यहाँ ये देखने की बात है कि अखिलेश यादव का कैंपेन शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि बड़ा दिलचस्प था, बुंदेलखंड में भीड़ उनकी रैली में दिखाई पड़ रही थी, लेकिन पिछले महीने की तुलना में इस महीने में जबकि अभी बीजेपी का शुरू नहीं हुआ है, तो भी उनकी सीटें कुछ कम होती दिखाई पड़ रही थी। तो अगर ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों पर चर्चा करें तो बीजेपी के लिए इसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं। और वैसे भी अवध परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत इलाका रहा है। जब भी उसकी सरकारें बनती रही हैं तो अवध में वो बहुत अच्छा करते रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।